एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने तृतीय प्रश्न पत्र में जो भाषा विज्ञान से संबंधित है, आज हम अपने व्याख्यान में चर्चा करने जा रहे हैं वाक्य विज्ञान पर। पिछले व्याख्यानों में भी हमने वाक्य विज्ञान पर ही चर्चा की है। वाक्य विज्ञान जो है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला है सरल वाक्य। इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य के भी 5 प्रकार भाषा विज्ञान के अंतर्गत माने गए हैं। अकर्म किए, एक कर्म किए, विकर्म किए, कृतपूर्व किए और कर्मपूर्व किए। यहाँ दूसरी जो चीज़ है इसकी उपवाक्य, यानी जैसा वाक्य होता है उसी तरह से उपवाक्य भी होता है। जब 2 पदों से अधिक वाक्यों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक पदों को या अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है, उस वाक्य में जो वाक्य मिले होते हैं इन्हें उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य भी 2 प्रकार के माने गए हैं। आश्रित उपवाक्य, आश्रित का शाब्दिक जो तात्पर्य है, यानी जो दूसरे पर आश्रित हो, निर्भर हो, जो प्रधान न होकर के गौण हो अथवा दूसरे पर आश्रित हो। जैसे वह लड़का चला गया जो सबसे अच्छा था, में जो सबसे अच्छा था आश्रित वाक्य है। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहाँ उपवाक्य का भी प्रधान उपवाक्य होता है। किसी वाक्य में जो उपवाक्य आश्रित या गौण न होकर के प्रधान हो, वह प्रधान उपवाक्य होता है। साथ ही वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा जो परिश्रम करेगा, ये प्रधान उपवाक्य है। मिश्र वाक्य, मिश्र का तात्पर्य है मिला हुआ या मिश्रित, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। संयुक्त वाक्य होता है जिस वाक्य में कोई भी उपवाक्य प्रधान या आश्रित नहीं हो। जैसे गिलास हाथ से गिरा और टूट गया। इसमें भाव या अर्थ की दृष्टि से जब हम वाक्य के अनेक भेद करते हैं, जैसे सबसे पहला है विधान सूचक। विधान सूचक के अंतर्गत हम इसका श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा ले सकते हैं, जैसे राम जाता है। निषेध सूचक है, निषेध का तात्पर्य होता है मना करना या रोकना। राम नहीं जाता। आज्ञा सूचक, यह काम करो। प्रश्न सूचक, तुम्हारा क्या नाम है। विस्मय सूचक, अरे यह क्या किया। और संदेह सूचक, वह आया होगा, यानी निश्चित नहीं है, इसलिए ये संदेह सूचक है। और इच्छा सूचक, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ये क्या है, इच्छा सूचक है। अब हम भाषा में क्रिया का जो स्थान है वो प्रमुख माना गया है और वह प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से वाक्य में अवश्य ही विद्यमान रहता है। यहाँ हम क्रिया के होने या न होने के आधार पर वाक्य के 2 प्रकार हम बतला सकते हैं, और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो क्रिया युक्त वाक्य, यानी जिसमें क्रिया हो, जो वाक्य क्रिया से युक्त हो वह क्रिया युक्त वाक्य माना जाएगा। कहना न होगा कि अधिकांश भाषाओं के अधिकांश वाक्य इसी प्रकार के होते हैं। और दूसरा इसका जो रूप है वह है क्रिया विहीन वाक्य, जिसमें क्रिया नहीं हो, अर्थात संस्कृत भाषा में, बांग्ला भाषा में, रूसी भाषा में ये प्रवृत्ति विशेष रूप से देखने को मिलती है। यद्यपि कुछ सीमित कालों में यूँ समाचार पत्रों में भी
हम उसके शीर्षकों के अंतर्गत यहाँ ऐसे वाक्यों का चलन देखते हैं। जैसे वाक्य दे दिया जाए कि देश की आज़ादी खतरे में है, या फिर खटाई में है, या फिर कुतुब मीनार से कूदकर आत्महत्या, तो ये क्या है, ऐसे वाक्य माने जाएंगे, क्रियाविहीन वाक्य। और लोकोक्तियों का प्रयोग भी हम यहाँ वाक्यों के अंतर्गत यहाँ करते हैं। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, हाथी के दांत खाने के ओर, दिखाने की ओर, और विज्ञापनों आँख का अंधा नाम नहीं सुख। और विज्ञापनों में भी हम इस तरह के वाक्यों का प्रचलन यहाँ देखने को, विज्ञापनों में इस तरह के वाक्यों का प्रचलन हम देखते हैं। जैसे बहुत ही सुंदर और मजबूत गाड़ी, केवल, अब केवल के आगे खालिस्तान है और रुपए में, ये विज्ञापन है। और विज्ञापनों की जो भाषा है वो भी क्रियाविहीन होने के कारण उसको हम क्रियाविहीन वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। इसी तरह से काव्य की जो भाषा है, उस काव्य भाषा में भी यहाँ क्रियाविहीन काव्य की भाषा कहीं कहीं पर प्रयोग में ली जाती है, और वो हमें काव्य के अंतर्गत ऐसे क्रियाविहीन वाक्य हम यहाँ देखते हैं। अब रचना के जो प्रकार हैं, यानी पूर्ण वाक्यात्मक रचना और अपूर्ण वाक्यात्मक रचना। रचना के भी कई प्रकार होते हैं। जो पूर्ण वाक्य के रूप में हो उसे हम पूर्ण वाक्यात्मक रचना कह सकते हैं। और ऐसी रचना या ऐसे वाक्य में वाक्य के लिए आवश्यक सारे उपकरण मौजूद होते हैं। दूसरी ओर कुछ रचनाएं अपूर्ण होती है, वाक्यात्मक होती है। इनमें एक या अधिक वाक्य उपकरणों या पदों का लोप रहता है। प्रश्नों के उत्तर में दी गई एक या दो शब्दों की रचनाएं इसी श्रेणी की होती है। साथ ही जैसे उदाहरण हम इसमें लें कि राम मोहन से कह रहे हैं, मोहन क्या तुम आज घर जाओगे। दूसरा है मोहन हाँ या हाँ जाऊंगा, या फिर नहीं जाऊंगा। तो इसमें पहला जो रूप है वह तो है पूर्ण वाक्यात्मक, यानी इसमें राम मोहन से कह रहे हैं क्या तुम घर जाओगे। और दूसरा जो वाक्य का हम रूप लेंगे, मोहन राम से कह रहे हैं कि हाँ मैं घर जाऊंगा, या फिर मैं नहीं जाऊंगा। यह अपूर्ण वाक्यात्मक है। अंतः केंद्रिक, तीसरा जो इसका रूप होगा वो अंतः केंद्रिक वाक्य का रूप माना जाएगा या रचना का रूप माना जाएगा। अंतः केंद्रिक रचना उसे हम कहते हैं जिसका केंद्र उसी में हो। जैसे लड़का और अच्छा लड़का में वाक्य के स्तर पर कोई अंतर नहीं है। यदि रचना पदों का समूह, रचना हम किसे कहेंगे, जो पदों का समूह होगी वो रचना होगी। और पठन की दृष्टि से अपने एक या अधिक पदों के समान है तो उसे अंतः केंद्रिक कहेंगे। इसके भी कई रूप होंगे, जैसे विशेषण प्लस संज्ञा। जैसे काला कपड़ा, और काला कपड़ा का ही जो दूसरा जो अर्थ हम यहाँ पर ग्रहण करेंगे, बदमाश आदमी। काला कपड़ा, बदमाश आदमी। दूसरा जो इसका रूप हम यहाँ देखेंगे, प्रक्रिया विशेषण और प्लस विशेषण, यानी बहुत तेज, यानी खूब गंदा, यानी वह आदमी बहुत तेज है। बहुत तेज का मतलब खूब गंदा है। और क्रिया विशेषण प्लस क्रिया, जैसे वह तेज दौड़ा और खूब खाया। क्रिया विशेषण प्लस क्रिया, बहुत अच्छा गाता है। संज्ञा प्लस विशेषण उपवाक्य, आदमी जो गया था, और फल जो पकेगा। सर्वनाम और विशेषण इसमें जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे वाक्य भी होते हैं, ऐसे उपवाक्य भी होते हैं रचना में। और वह जो दौड़ रहा था, या फिर सर्वनाम तथा पूर्व सर्गात्मक वाक्यांश, दोज ऑन द प्लेन, दोज ऑन द प्लेन। फिर क्रिया प्लस क्रिया, विसर्ग उपवाक्य, आगरा
जहाज जहां गिरा था, जहां जहाज गिरा था, आगरा जहां जहाज गिरा था, तथा संज्ञा प्लस संयोजक प्लस संज्ञा जैसे राम और मोहन आदि प्रमुख है। जो रचना ऐसी नहीं होती उसे हम कौन सी रचना कहेंगे? अकेंद्रिक रचना। अर्थात देश से दिल्ली की ओर, देश से दिल्ली की ओर और घोड़े को पानी में, ये ऐसी जो रचनाएं हैं इनको हम अकेंद्रिक रचनाएं मानेंगे, क्योंकि इनके अंतर्गत यहाँ पूर्णतः रचना का जो पूर्ण वाक्यात्मक और अपूर्ण वाक्यात्मक जो स्वरूप है वह देखने को मिल रहा है, और ये अंतः केंद्रिक है और ये बिल्कुल अकेंद्रित है। अंतः केंद्रित रचना में यहाँ जो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अकेंद्रित रचना में वो केंद्र की जो क्रिया है वो हमें वहाँ देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम उसे यहाँ अकेंद्रिक रचना मानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको और वाक्य विज्ञान के बारे में विस्तृत रूप से उदाहरण सहित यहाँ बताया जाएगा। धन्यवाद।